क्लास में वेसिकल कैलकुलस के बारे में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले डेफिनेशंस की बात करें, वेसिकल कैलकुलस की कंडीशन को कैसे डिफाइन कर सकते हैं। तो वेसिकल कैलकुलस की कंडीशन वो कंडीशन है जिसमें ब्लाडर यानी यूरिनरी ब्लाडर के अंदर स्टोन प्रेजेंट होगा। यूरिनरी ब्लाडर के अंदर जो स्टोन डेवलप होता है उसको हम दो ग्रुप के अंदर क्लासीफाई कर सकते हैं, प्राइमरी वेसिकल कैलकुलस एंड सेकेंडरी वेसिकल कैलकुलस। प्राइमरी वेसिकल कैलकुलस उसको बोलेंगे जो स्टाइल यूरिन के अंदर डेवलप होगा, यानी प्राइमरी वेसिकल कैलकुलस वो कैलकुलस होगा, वो स्टोन होगा जो प्राइमरी तौर पे डेवलप होगा। और प्राइमरी तौर पे इन द सेंस जो स्टाइल यूरिन के अंदर होगा, यानी पहले से कोई इन्फेक्शन नहीं है। हमने डिस्कस किया था जब रीनल कैलकुलाई डिस्कस किया था, उसके अंदर के स्टोन फॉर्म हो सकता है इन्फेक्शन के नतीजे में। तो इन्फेक्शन के नतीजे में जो स्टोन डेवलप होगा सेकेंडरी टाइप ऑफ द स्टोन होगा। तो जब हम वेसिकल कैलकुलस की बात करें तो वेसिकल कैलकुलस को हम दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, प्राइमरी कैलकुलस एंड सेकेंडरी कैलकुलस। प्राइमरी कैलकुलस वो होगा जो किसी इन्फेक्शन के बगैर होगा, यानी स्टाइल यूरिन के अंदर होगा, यानी वहाँ कोई भी इन्फेक्शन नहीं होगा। प्राइमरी वेसिकल कैलकुलस का जो ओरिजिन होगा, इस तरह का स्टोन जो डेवलप होता है उसका ओरिजिन सिमिलर होता है जैसे रीनल कैलकुलाई का। यानी प्राइमरी तौर पर स्टोन कहाँ डेवलप होगा, किडनी के अंदर डेवलप होगा, वहाँ से डिस्क्लोज होके वो ब्लाडर के अंदर आ सकता है। प्राइमरी तौर पर स्टोन कहाँ डेवलप होगा, किडनी के अंदर ही डेवलप होगा। इसी वजह से ऐसे वेसिकल कैलकुलस का जो केमिकल कंपोजिशन होगा सिमिलर होगा जैसे यूरिनरी कैलकुलाई का। यानी सपोज करिए सेम इंडिविजुअल के अंदर रीनल कैलकुलाई भी डेवलप हुआ है और सेम इंडिविजुअल के अंदर ब्लाडर स्टोन भी डेवलप हुआ है, तो दोनों के अगर केमिकल कंपोजिशंस की बात करेंगे तो सिमिलर होंगे। तो प्राइमरी, सबसे पहले अगर प्राइमरी वेसिकल कैलकुलस की बात करें तो प्राइमरी वेसिकल कैलकुलस वो कैलकुलस होंगे जो प्राइमरी तौर पर स्टाइल यूरिन के अंदर डेवलप होंगे, यानी जिसके अंदर इन्फेक्शन का कोई कॉज नहीं होगा, इन्फेक्शन के नतीजे में डेवलप नहीं होगा। सेकेंडरी स्टोन की हम बात करेंगे तो स्टोन डेवलप होगा इन द प्रेजेंस ऑफ इन्फेक्शन। तो ऑलरेडी मैंने बताया कि इन्फेक्शन के नतीजे में जो स्टोन डेवलप होगा वो सेकेंडरी स्टोन कहलाएगा। तो सेकेंडरी वेसिकल कैलकुलस की अगर हम बात करें या सेकेंडरी स्टोन जो ब्लाडर के अंदर डेवलप होगा वो किसके नतीजे में डेवलप होगा, इन्फेक्शन के नतीजे में डेवलप होगा। अब इन्फेक्शन के अलावा और कौन सा फैक्टर है जो स्टोन प्रीडिस्पोज कर सकता है या स्टोन की फॉर्मेशन में हेल्प कर सकता है, वह है आउटफ्लो ऑब्स्ट्रक्शन। आउटफ्लो ऑब्स्ट्रक्शन के मल्टीपल कॉजेज हैं, जिसमें मेल की अगर हम बात करें तो आउटफ्लो ऑब्स्ट्रक्शन डेवलप होता है बीपीएच के नतीजे में, या कोई नर्विंग डेवलप हो गई है, खास तौर से जो प्रोस्टेटिक पार्ट ऑफ यूरेथ्रा है उसके अंदर डेवलप हो जाए, या ब्लाडर का जो ट्राइगोन का एरिया है वहाँ कोई ग्रोथ डेवलप हो रही है, यानी पाथवे ऑफ फ्लो ऑफ यूरिन अगर कहीं ऑब्स्ट्रक्ट हो रहा है उसके नतीजे में एब्नॉर्मल स्टेसिस हो रही है यूरिन की, तो उसके कंडीशन में जो स्टोन फॉर्म होगा वो फॉर्म हो सकता है। यानी स्टोन फॉर्म क्यों होगा ऐसे कंडीशन में, स्टोन इस वजह से फॉर्म होगा कि यूरिन की एब्नॉर्मल स्टेसिस होगी। यूरिन जिस तरह से नॉर्मली वाइड होना चाहिए वाइड नहीं होगा, तो यूरिन एब्नॉर्मली अगर किसी जगह पे इकट्ठा होता है तो ऐसी कंडीशन में जो भी सॉल्यूट पार्टिकल होंगे वो सेडिमेंट होंगे। सेडिमेंट होंगे तो फाइनली वही मैकेनिज्म होगा, एग्रीगेट करेंगे एक दूसरे से, क्रिस्टलाइज होंगे और स्टोन फॉर्मेशन हो जाएगा। तो फर्स्ट जो कॉज है वो है इन्फेक्शन, सेकेंड कॉज है आउटफ्लो ऑब्स्ट्रक्शन, यूरिन का फ्लो ऑब्स्ट्रक्ट हो रहा है, वो रिजल्ट कर सकता है स्टोन फॉर्मेशन में। ऐसे ही इम्पेयर्ड ब्लाडर एम्प्टिंग हो रही है, बहुत सारे कंडीशंस है, जैसे डायवर्टिकुला की कंडीशन डेवलप हो सकती है, आउट पाउचिंग हो जाती है वेसिकल कैलकुलस की कंडीशन, या वेसिकल कैलकुलस ऐसी कंडीशन में भी डेवलप होता है जहां ब्लाडर के वॉल से आउट पाउचिंग हो रही है, तो इस तरह की कंडीशंस को बोलते हैं हम डायवर्टिकुला। तो यहाँ टोटल एम्प्टिंग नहीं होगी, जो ब्लाडर एम्प्टी, जो ब्लाडर का जो मेन कैविटी है वहां से यूरिन तो इवैक्यूएट हो रहा है, टोटल एम्प्टी हो रहा है, पर जो आउट पाउचिंग हो रही है उसके अंदर जो यूरिन इकट्ठा होगा वो एम्प्टी नहीं होगा। तो ये कंडीशन रिजल्ट कर सकता है किसके अंदर, स्टोन फॉर्मेशन में। कोई फॉरेन बॉडी है, फॉरेन बॉडी किस फॉर्म में हो सकता है, जैसे कोई आपने इंटरवेंशन दिया, कोई प्रोसीजर आपने किया है, उस इंटरवेंशन में स्टेंटिंग करते हैं जनरली, स्टेंटिंग की, उसका कुछ पोर्शन ब्लाडर के अंदर चला गया, या स्टेंट पड़ा हुआ है जो ब्लाडर के अंदर भी है और किडनी के अंदर भी है, तो उस स्टेंट के अराउंड स्टोन फॉर्म हो जाता है। तो फॉरेन बॉडी बेसिकली निडस के तौर पे काम करेगा, और मैकेनिज्म मैंने रीनल कैलकुलाई की कंडीशन में एक्सप्लेन किया था कि निडस बेसिकली वो सेंटर फॉर्म करता है, एक हिंड्रेंस क्रिएट करता है जिसके अराउंड जो यूरिनरी सॉल्यूट्स होंगे इकट्ठा होंगे, एक दूसरे में से कॉन्सेंट्रिक लेयर में इकट्ठा होंगे और फाइनली स्टोन फॉर्मेशन हो जाता है। तो अक्सर देखा जाता है कि फॉरेन बॉडी अगर ब्लाडर के अंदर कोई प्रेजेंट है वो निडस के तौर पे काम करता है, उसके चारों तरफ जो सॉल्यूट कंटेंट है एग्रीगेट होते हैं और कॉन्सेंट्रिक लेयर में एग्रीगेट होंगे, फाइनली वो बॉन्ड हो जाते हैं किससे, इनऑर्गेनिक मैट्रिक्स से, और फाइनली स्टोन फॉर्मेशन हो जाता है। तो फॉरेन बॉडी का प्रेजेंट होना ब्लाडर के अंदर वो भी प्रीडिस्पोज करता है फॉर द फॉर्मेशन ऑफ द
स्टोन। तो इस तरह के जो स्टोन फॉर्म होंगे जो किसी कॉज के नतीजे में डेवलप हो रहे हैं उनको बोलेंगे सेकेंडरी स्टोन। तो प्राइमरी स्टोन को आप बोल सकते हैं इडियोपैथिक स्टोन, यानी जहां कोई कॉज नहीं है फिर भी स्टोन फॉर्म हो रहा है। जहां इन्फेक्शन के नतीजे में या किसी कॉज के वजह से स्टोन फॉर्म होगा, ऐसे स्टोन को बोलेंगे सेकेंडरी स्टोन। क्लिनिकल फीचर्स की हम बात करेंगे तो क्लिनिकल फीचर्स, अगर फर्स्ट क्लिनिकल फीचर्स की बात करें वेसिकल कैलकुलस की कंडीशन में, तो फर्स्ट क्लिनिकल फीचर जो डेवलप होता है वो है इंक्रीज फ्रीक्वेंसी का, यानी मैच्योरेशन की फ्रीक्वेंसी बढ़ी हुई मिलेगी। तो ये अर्लीस्ट सिम्टम है ब्लैडर स्टोन की कंडीशन में। और यहाँ क्यों ये सिम्टम डेवलप हो रहा है, इंक्रीज फ्रीक्वेंसी क्यों डेवलप हो रही है, अल्दो स्टोन के नतीजे में इंक्रीज फ्रीक्वेंसी डेवलप हो रही है, तो इंक्रीज फ्रीक्वेंसी की कंडीशन क्यों डेवलप होगी, इसके पीछे रीज़न है। अगर स्टोन ब्लैडर के अंदर प्रेजेंट होगा, स्टोन अगर स्पाइकी है, स्टोन ब्लैडर के वॉल को इरिटेट करेगा, ब्लैडर को वॉल के अंदर इरिटेशन होने के वजह से, परसिस्टेंट इरिटेशन होने के वजह से वहाँ इन्फ्लामेशन एस्टेब्लिश हो जाएगा, जिसको बोलेंगे सिस्टाइटिस। तो सिस्टाइटिस की क्लिनिकल फाइंडिंग है इंक्रीज फ्रीक्वेंसी। तो अल्दो स्टोन के नतीजे में फ्रीक्वेंसी डेवलप हो रही है, उसके पीछे मैकेनिज्म है, स्टोन के नतीजे में सिस्टाइटिस डेवलप होगा, और सिस्टाइटिस की कंडीशन में क्लिनिकल फाइंडिंग क्या होती है, इंक्रीज फ्रीक्वेंसी। इंक्रीज फ्रीक्वेंसी होगा। सेकेंड क्लिनिकल फाइंडिंग है पेन एट द एंड ऑफ मैच्योरेशन। ये इंडिकेट करता है स्टोन का प्रेजेंट होना, यानी जैसे पेशेंट कंप्लीट यूरिन को वॉइड करता है, टर्मिनल पार्ट या टर्मिनल पार्ट ऑफ यूरिन के दौरान या टर्मिनल पार्ट के अंदर पेशेंट को पेन होता है, इसको बोलते हैं पेन एट द एंड ऑफ मैच्योरेशन। तो अगर किसी पेशेंट को यूरिन वॉइड करने के बाद पेन होता है तो ये कंडीशन किसकी होगी, वेसिकल कैलकुलस की। अब इसमें क्यों पेन होता है, तो जैसे ही यूरिन अगर ब्लैडर फुल है, ब्लैडर फुल होने की कंडीशन में स्टोन फ्लोट करता है, जब यूरिन टोटली एम्प्टी हो जाएगा तो जो स्टोन है वो फॉल करता है ट्राइगोन एरिया के अंदर, ट्राइगोन एरिया के अंदर फॉल करेगा, वहाँ इरिटेशन होगी, इरिटेशन होने की वजह से पेशेंट को पेन होता है। यहाँ खासतौर से अगर ऑक्सलेट स्टोन है तो ये ज़्यादा सीवियर टाइप ऑफ दी पेन प्रोड्यूस करेगा। ऑक्सलेट स्टोन क्यों सीवियर टाइप ऑफ दी पेन प्रोड्यूस करेगा, उसके पीछे रीज़न है। ऑक्सलेट स्टोन स्पाइकी स्टोन होता है, इसी वजह से पेशेंट को इंजरी होगी। जब एम्प्टी होगा, ब्लैडर एम्प्टी हो जाएगा, यूरिन टोटली वॉइड होगा, तो ऐसी कंडीशन में जो स्पाइकी स्टोन ट्राइगोन ऑफ दी ब्लैडर या ब्लैडर के वॉल पे फॉल करेगा, वो इंजरी कॉज करेगा, उस इंजरी के नतीजे में पेन होगा। स्ट्रेंगरी की कंडीशन देखी जा सकती है, ऑलरेडी हमने बताया कि स्ट्रेंगरी को कैसे डिफाइन कर सकते हैं। स्ट्रेंगरी वो कंडीशन है जिसमें पेनफुल मैच्योरेशन या पेनफुल अर्ज ऑफ मैच्योरेशन की कंडीशन डेवलप होती है। नेक्स्ट क्लिनिकल फाइंडिंग है हिमेचूरिया की, और हिमेचूरिया भी खास तौर से इंजरी के नतीजे में, एब्रेजन के नतीजे में, ब्लैडर वॉल के अंदर इंजरी होने के नतीजे में हिमेचूरिया डेवलप होगा। हिमेचूरिया क्यों डेवलप होगा, स्टोन जो वहाँ प्रेजेंट है वो एब्रेजन कॉज करेगा, वॉल ऑफ द ब्लैडर के अंदर इंजरी होगी, इंजरी के नतीजे में वहाँ से ब्लीडिंग शुरू होती है, जो मैनिफेस्ट होता है एज ए हिमेचूरिया। एक्यूट रिटेंशन ऑफ यूरिन की कंडीशन देखी जा सकती है। एक्यूट रिटेंशन खास तौर से अगर इंटरनल मिएटस है, यूरेथ्रल मिएटस जो इंटरनल मिएटस है ब्लैडर वॉल के अंदर जो ओपन होता है, वो अगर स्टोन की वजह से ऑब्स्ट्रक्ट होगा तो ऐसी कंडीशन में रिटेंशन ऑफ यूरिन की कंप्लेन हो सकती है। मेल अफेक्टेड होगा 8 टाइम एज कम्पेयर टू फीमेल। तो मेल क्यों अफेक्टेड होंगे, उसके मल्टीपल कॉजेज हैं। मेल इस वजह से, उसमें कई सारे फैक्टर्स हैं, जिसमें एक फैक्टर ये भी है कि मेल को आउटडोर एक्टिविटी ज़्यादा करनी पड़ती है। आउटडोर एक्टिविटी करेंगे तो ऐसी कंडीशन में पर्सपायरेशन होगा, स्वेटिंग होगी, उनका यूरिन जो होगा वो कन्वर्ट हो सकता है कंसनट्रेटेड या सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन के अंदर। तो सुपर सैचुरेटेड यूरिन अगर होगा वो प्रीडिस्पोज करेगा फॉर द अकरेंस ऑफ वेसिकल कैलकुलस। तो मेल और फीमेल के अंदर डिफरेंस जो है मल्टीपल फैक्टर्स हैं, उसमें एक फैक्टर क्या है, आउटडोर एक्टिविटी का भी है। ये जो स्टोन देख रहे हैं ये बेसिकली किस तरह का स्टोन है, इसमें 2 स्टोन हम देख रहे हैं। यहाँ एक फर्स्ट इमेज अगर हम देखें तो ये ऑक्सलेट स्टोन है, यहाँ पे आप रफ स्टोन देख रहे हैं, फ्लैट स्टोन है। तो खास पहचान ब्लैडर स्टोन की ये है कि वो ब्लैडर वॉल को ऑक्यूपाई करता है, तो ऑक्यूपाई करने के वजह से इस तरह का स्टोन जो ब्लैडर के वॉल के ब्लैडर कैविटी के अंदर डेवलप होगा वो फ्लैट टाइप ऑफ द स्टोन डेवलप होगा। तो यहाँ 2 स्टोन है, एक फॉस्फेट स्टोन है और सेकंड ऑक्सलेट स्टोन है। ऑक्सलेट स्टोन स्पाइकी है, तो अगर इस तरह का स्टोन प्रेजेंट होगा, जब भी वो ब्लैडर वॉल पे फॉल करेगा इंजरी कॉज करेगा, इंजरी कॉज करने की वजह से पेन भी हो सकता है और ब्लीडिंग की कंप्लेन भी हो सकती है। सेकंड इमेज में जो देख रहे हैं जहाँ पे फॉस्फेट टाइप स्टोन फॉर्म हुआ है, फॉस्फेट टाइप स्टोन टोटली डिफरेंट है ऑक्सलेट स्टोन से। यहाँ जो अपीयरेंस देख रहे हैं व्हाइटिश या येलोइश अपीयरेंस है स्टोन की, और यहाँ पे एक स्टेंट पड़ा हुआ है।
स्टेंट की प्रेजेंस की वजह से वहाँ इन्फेक्शन हुआ, इन्फेक्शन के साथ साथ स्टेंट एज ए निडस काम किया, उस निडस के अराउंड जो यूरिनरी सॉल्यूट्स थे वो डिपॉजिट होते गए और फाइनली स्टोन फॉर्म हो गया। तो फॉस्फेट टाइप ऑफ द स्टोन है जो स्मूथ स्टोन है एज कंपेयर टू ऑक्सलेट स्टोन। नेक्स्ट एटियोलॉजी की बात करेंगे, कॉजेज क्या है, तो मल्टीपल कॉजेज है, उनको वन बाय वन डिस्कस करेंगे। तो अगर कॉज की बात करें तो फर्स्ट फैक्टर है इन्फेक्शन का होना। इन्फेक्शन मैंने ऑलरेडी बता रखा है, इन्फेक्शन अगर यूरिया स्प्लिटिंग बैक्टीरिया से है तो वो यूरिन को अल्कलाइन करेगा, अल्कलाइन यूरिन के अंदर जो इनऑर्गेनिक साल्ट्स होते हैं वो डिजोल्व स्टेट से अनडिजोल्व स्टेट के अंदर आ जाएंगे। और फाइनली मैकेनिज्म सिमिलर है, जो यूरिनरी सॉल्ट्स होंगे एक दूसरे से एग्रीगेट करेंगे, क्रिस्टलाइज होंगे और स्टोन फॉर्मेशन हो जाएगा। तो फर्स्ट इन्फेक्शन एक कॉज है। सेकेंड है हाइपर कैल्शियूरिया की कंडीशन है, कैल्शियम का थ्रेशोल्ड वैल्यू बढ़ा हुआ होगा, ऐसी कंडीशन में वो कैल्शियम टाइप ऑफ द स्टोन फॉर्म हो सकता है। हाइपर ऑक्सिलूरिया की कंडीशन है, सिस्टिनूरिया की कंडीशन है, या बेड रिडन पेशेंट है, ऑलरेडी हमने डिस्कस किया था कि डीमिनरलाइजेशन हो जाता है ऐसे पेशेंट के अंदर। तो डीमिनरलाइजेशन की वजह से जो बोन के अंदर जो मिनरल है, खासतौर से कैल्शियम है, वो ब्लड के अंदर आएगा, ब्लड के अंदर हाइपर कैल्सीमिया की कंडीशन डेवलप होगी, हाइपर कैल्सीमिया रिफ्लेक्ट होगा एज ए हाइपर कैल्सूरिया। हाइपर कैल्सूरिया ने थ्रेशोल्ड वैल्यू यूरिन का कैल्शियम लेवल का बढ़ जाएगा, वो फिल्टर होगा, और फिल्टर होने के साथ साथ जब कैल्शियम लेवल बढ़ेगा यूरिन का तो वो एक दूसरे से, यानी यूरिन जो होगा फाइनली कन्वर्ट हो जाएगा सुपर सैचुरेटेड यूरिन के अंदर या सैचुरेटेड यूरिन के अंदर, और ऐसी कंडीशन में सेडिमेंटेशन होगा, एग्रीगेशन होगा और क्रिस्टलाइजेशन होगा और फाइनली स्टोन फॉर्मेशन हो जाएगा। गाउट के नतीजे में हाइपर यूरिसीमिया की कंडीशन में डायवर्टिकुला ऑफ द ब्लैडर है, ये प्रेडिस्पोज कर सकता है फॉर द अपीयरेंस ऑफ फॉर द फॉर्मेशन ऑफ द स्टोन। ऑब्स्ट्रक्शन अगर यूरिन का अगर हो रहा है, यूरिन के ऑब्स्ट्रक्शन के मल्टीपल कॉज है, इसमें बीपीएच है, यूरेथ्रल स्ट्रक्चर है, ब्लैडर नेक ऑब्स्ट्रक्शन है, ये प्रेडिस्पोज कर सकता है फॉर द अकरेंस ऑफ द स्टोन। न्यूरोजेनिक ब्लैडर है, न्यूरोजेनिक ब्लैडर की कंडीशन में पुअर कंट्रोल होता है ब्लैडर पे, यानी एबनॉर्मल स्टेसिस हो सकती है यूरिन की, तो ये कंडीशन प्रेडिस्पोज कर सकता है फॉर द इन्फेक्शन, और इन्फेक्शन रिजल्ट करेगा किसके अंदर, ब्लैडर स्टोन फॉर्मेशन में। सिस्टोसोमेसिस की कंडीशन है, कोई फॉरेन बॉडी है, तो ये कुछ कॉजेज हैं जो बेसिकली रेस्पॉन्सिबल होंगे किसके लिए, वेजाइकल कैल्कुलस फॉर्मेशन के लिए। नेक्स्ट हम बात करेंगे टाइप ऑफ द वेजाइकल कैल्कुलस। तो वेजाइकल कैल्कुलस को ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल कंपोजिशन हम 4 पार्ट में या 4 ग्रुप के अंदर डिवाइड कर सकते हैं। प्राइमरी वेजाइकल कैल्कुलस यानी इसकी कंपोजिशन, इस तरह के स्टोन का कंपोजिशन सिमिलर होगा जैसे कि यूरिनरी कैल्कुलाई का होगा, या इन्फेक्शन के नतीजे में स्टोन फॉर्म नहीं होगा, तो ये फर्स्ट ये है। सेकेंडरी टाइप ऑफ द वेजाइकल कैल्कुलस है जहां इन्फेक्शन के नतीजे में स्टोन फॉर्म होगा। थर्ड है यूरिक एसिड स्टोन, और फोर्थ है सिस्टाइन कैल्कुलस। तो ये कुछ कॉमन टाइप ऑफ द स्टोन्स है जो ब्लैडर के अंदर डेवलप हो सकता है। प्राइमरी वेजाइकल कैल्कुलस जहां कोई इन्फेक्शन नहीं होगा। सेकेंडरी वेजाइकल कैल्कुलस जो कॉज हमने डिस्कस किया उस कॉज के नतीजे में डेवलप होगा। यूरिक एसिड स्टोन यानी यूरिक एसिड एबनॉर्मली अगर बढ़ा होगा, जैसे गाउट की कंडीशन होगी, उसमें स्टोन फॉर्म हो सकता है। सिस्टाइन यानी सिस्टीन मेटाबॉलिज्म के नतीजे में या प्यूरिन मेटाबॉलिज्म के नतीजे में सिस्टीन टाइप ऑफ द स्टोन डेवलप होगा। प्राइमरी वेजाइकल कैल्कुलस ऑलरेडी हमने डिस्कस कर लिया था, इसको दोबारा से डिस्कस करने की जरूरत नहीं है। सेकेंडरी वेजाइकल कैल्कुलस हमने डिस्कस कर लिया था, इसको डिस्कस नहीं करेंगे। यूरिक स्टोन की अगर हम बात करें तो यूरिक एसिड स्टोन यहाँ खास तौर से यूरेट स्टोन फॉर्म होगा। यूरिक एसिड स्टोन या यूरेट स्टोन सिंगल होगा, मल्टीपल होगा। प्राइमरी नॉन रेडियो ओपेक स्टोन होता है, स्मूथ होगा और पेल इन अपीयरेंस होगा। सिस्टीन स्टोन की हम बात करें तो ये डेवलप हो सकता है, इस तरह का स्टोन डेवलप हो सकता है सिस्टिनूरिया की कंडीशन में, और सिस्टीन स्टोन रेडियो ओपेक होगा, यानी एक्सरे इमेज जनरेट कर सकते हैं। और ये क्वेश्चन आता है कि सिस्टीन टाइप ऑफ द स्टोन क्यों रेडियो ओपेक होता है, इसके पीछे रीज़न है कि यहाँ हाई क्वांटिटी होती है सल्फर की। तो इन्वेस्टिगेशंस की हम बात करें तो इन्वेस्टिगेशंस हम क्या कराएंगे वेजाइकल कैल्कुलस की कंडीशन में, तो फर्स्ट इन्वेस्टिगेशन जो हम कराएंगे वो है यूरिन रूटीन माइक्रोस्कोपिक कराएंगे। यूरिन रूटीन माइक्रोस्कोपिक फाइंडिंग क्या हो सकती है, इसमें एनवेलप टाइप ऑफ द क्रिस्टल डेवलप हो सकता है जो ऑक्सलेट स्टोन को या पॉसिबिलिटी ऑफ ऑक्सलेट स्टोन को इंडिकेट करता है। हेक्सागोनल टाइप ऑफ द क्रिस्टल दिख सकता है जो सिस्टीन टाइप ऑफ द स्टोन को इंडिकेट करता है। यूरिन कल्चर एंड सेंसिटिविटी कराएंगे, यूरिन कल्चर एंड सेंसिटिविटी वहाँ कराएंगे जहाँ इन्फेक्शन आप सस्पेक्ट कर रहे हैं। ब्लड यूरिया हम करा सकते हैं, सीरम क्रिएटिन लेवल कराएंगे, सीरम कैल्शियम लेवल कराएंगे, इनऑर्गेनिक फॉस्फेट लेवल कराएंगे और यूरिक एसिड लेवल कराएंगे। तो इसमें कुछ इन्वेस्टिगेशंस ऐसे हैं जो आपको डायग्नोसिस में हेल्प करेंगे और खुद खासतौर से प्रीडिस्पोजिंग फैक्टर जिसके वजह से स्टोन फॉर्म हुआ है उसके एस्टिमेशन में हेल्प करेगा।
इन्वेस्टिगेशंस, इसमें अगर डायग्नोस्टिक इन्वेस्टिगेशंस की हम बात करें तो इसमें प्लेन एक्सरे केयूबी कराएंगे। तो जो रेडियो ओपेक स्टोन है वो आपको दिख जाएगा। 90% जो वेसिकल कैलकुलस होता है उसका सिमिलर कंपोजिशन होगा, यानी वेसिकल कैलकुलस का भी कंपोजिशन वैसे ही होता है जैसे रीनल कैलकुलस का होता है। तो यहाँ 90% स्टोन जो वेसिकल कैलकुलस की कंडीशन में डेवलप होगा वो रेडियो ओपेक होगा। रेडियो ओपेक होने का मतलब है कि 90% केसेस के अंदर सिंपल एक्सरे से आप डायग्नोज कर सकते हैं। नेक्स्ट इन्वेस्टिगेशन जो हम कराएंगे आईवीयू कराएंगे। आईवीयू कराने का हमारा पर्पस होता है फंक्शनलिटी ऑफ द किडनी को देखना। अल्ट्रासाउंड एब्डोमेन करा सकते हैं उन केसेस के लिए या कोई हिडन कॉज है जो आप देखना चाह रहे हैं या डायग्नोसिस आपकी एस्टेब्लिश नहीं हो रही है, तो ऐसी कंडीशन में अल्ट्रासाउंड एब्डोमेन की हेल्प ले सकते हैं। सिस्टोस्कोप कर सकते हैं, सिस्टोस्कोप उन कंडीशन में हम इसकी हेल्प ले सकते हैं अगर रेडियोल्यूसेंट स्टोन है तो फॉर द थेरेपेटिक पर्पस अलोंग विद द फॉर द डायग्नोस्टिक पर्पस आप सिस्टोस्कोपी कर सकते हैं। ये इमेज देखिए, इसमें प्लेन एक्सरे केयूबी है जहां एक लार्ज साइज ओपेक शेडो आपको दिख रहा है, एक ब्राइट इमेज दिख रही है। बेसिकली किसकी, ये किस तरह का स्टोन है, ये फॉस्फेट टाइप ऑफ द स्टोन है। सेकंड इमेज जहां देख रहे हैं स्पाइकी स्टोन जिसकी सरफेस क्या है, अनइवन है, रफ है, ये ऑक्सलेट टाइप ऑफ द स्टोन की पॉसिबिलिटी को बढ़ा देता है। यानी ऑक्सलेट टाइप ऑफ स्टोन है। जहां आप फॉस्फेट टाइप ऑफ स्टोन देख रहे हैं कि हाईली इल्यूमिनेटेड इमेज यहां दिख रही है। इन दोनों इमेज को कंपेयर करें तो हाईली इल्यूमिनेटेड इमेज किसकी है, फॉस्फेट टाइप ऑफ स्टोन। और ये रीजन इसके पीछे क्या है, क्योंकि फॉस्फोरस वहां पे फॉस्फेट प्रेजेंट है, वो बेसिकली वो रेडियो क्या करे, रेडियो रेज जनरेट करता है, वो वहां से जनरेट होगी, रेडियोल्यूसेंट रेज वहां निकलते हैं जिसके वजह से इमेज जो होगी ब्राइट होगी। ट्रीटमेंट की अगर बात करें तो ट्रीटमेंट को ओवरऑल हम वेसिकल कैलकुलस की ट्रीटमेंट की हम बात करें तो 3 तरह से इसको हम डिवाइड कर सकते हैं समझने के लिए और समझाने के लिए। इसमें फर्स्ट ट्रीटमेंट हमारा होगा सिस्टोस्कोपिक लिथोलेपैक्सी। सिस्टोस्कोपिक लिथोलेपैक्सी का मतलब है सिस्टोस्कोप की मदद से हम स्टोन को रिमूव कर रहे हैं। ये प्रोसीजर हमारा कहलाएगा सिस्टोस्कोपिक लिथोलेपैक्सी, यानी वो प्रोसीजर है जिसमें हम सिस्टोस्कोप के थ्रू ब्लाडर तक रीच करेंगे, यानी यूरेथ्रा से अप्रोच करेंगे, यूरेथ्रा के थ्रू हम ब्लाडर में पहुंचेंगे, ब्लाडर में जो स्टोन प्रेजेंट होगा उसको आइडेंटिफाई करेंगे और स्टोन को रिमूव करेंगे। ये प्रोसीजर कहलाएगा सिस्टोस्कोपिक लिथोलेपैक्सी। सेकेंड है सुप्राप्यूबिक ओपन सिस्टोलिथोटॉमी, यानी इस कंडीशन में हम प्यूबिक एरिया, सुप्राप्यूबिक एरिया के अंदर एक ओपनिंग बनाते हैं। पहले स्किन पे इंसिजन देंगे, फिर उसके बाद सबक्यूटेनियस टिश्यू को डिवाइड करेंगे, फिर उसके बाद वहाँ मसल्स की लेयर आती है, मसल्स लेयर को सेपरेट करेंगे, फिर पेरिटोनियम की लेयर आएगी, उसको ओपन करेंगे या उसको पेरिटोनियम की लेयर हम आगे की तरफ पुश करते हैं। उसके बाद ब्लाडर वॉल को आइडेंटिफाई करेंगे। ब्लाडर वॉल को कैसे आइडेंटिफाई करते हैं, हम जनरली स्टेज सूचर ले लेते हैं। स्टेज सूचर लेने पहले तो हम निडल एस्पिरेशन करते हैं। ब्लाडर वॉल में कई बार कंफ्यूजन होता है कि ब्लाडर वॉल है या कोई अदर स्ट्रक्चर है, तो ऐसी कंडीशन में हम ब्लाडर जिसको हम समझ रहे हैं उस पर एस्पिरेट करते हैं, एक निडल पास करेंगे और निडल से यानी सिरिंज के साथ अटैच होगा, उससे एस्पिरेट करेंगे। यूरिन अगर एस्पिरेट हो रहा है तो ब्लाडर वो कंफर्म हो जाता है। ऐसी कंडीशन में जहां आपने एस्पिरेशन किया है 2 जगह स्टेज सूचर ले लेते हैं। स्टेज सूचर का मतलब है ब्लाडर चूंकि स्लिपरी स्ट्रक्चर है वो स्लिप कर सकता है, इंसिजन लेने हैं तो 2 जगह से ब्लाडर वॉल को हम स्टे कर लेते हैं। उसके बाद बीच के अंदर स्टैब वुंड बनाते हैं, वहाँ से अपनी एक्सेसिबिलिटी के बिहाफ पे जो इंसिजन होगा उसको बढ़ा सकते हैं, एक्सटेंड कर सकते हैं और फाइनली स्टोन को आइडेंटिफाई करेंगे, उसको रिमूव कर देंगे। तो ये प्रोसीजर कहलाएगा सुप्राप्यूबिक ओपन सिस्टोलिथोटॉमी, यानी हम ओपन सर्जरी कर रहे हैं या हम क्या कर रहे हैं, ओपन सर्जरी कर रहे हैं। ऐसे सुप्राप्यूबिक परक्यूटेनियस लिथोलेपैक्सी, यानी हम यहाँ प्रोसीजर हमारा अप्रोच क्या होगा, ये भी हमारा अप्रोच होगा सुप्राप्यूबिक एरिया के अंदर, पर यहाँ परक्यूटेनियस यानी ओपन सर्जरी नहीं कर रहे हम। परक्यूटेनियस जैसे हमने मेथड डिस्कस किया था PCNL, वैसे ही हमारा मेथड होगा सुप्राप्यूबिक परक्यूटेनियस लिथोलेपैक्सी में हम एक निडल पास करेंगे, ब्लाडर तक पास करेंगे, फिर उसके बाद एक डायलेटर पास करेंगे, डायलेटर से जो ओपनिंग होगी वाइडन हो जाएगी। फिर पहले आपने निडल पास किया, उसके बाद आपने गाइड वायर पास किया, गाइड वायर पास करने के बाद आप डायलेटर पास करेंगे, डायलेटर्स के बाद वो ट्रैक वाइडन हो जाएगी, फिर हम वहाँ से हम सिस्टोस्कोप पास करेंगे। सिस्टोस्कोप पास करने के बाद स्टोन को रिमूव करेंगे, तो ये प्रोसीजर कहलाएगा सुप्राप्यूबिक परक्यूटेनियस लिथोलेपैक्सी। तो 3 मैनेजमेंट है, 3 मेथड्स हैं जिसके थ्रू हम ऑपरेटिव इंटरवेंशन दे सकते हैं। उसमें फर्स्ट है सिस्टोस्कोपिक लिथोलेपैक्सी,
यानी हम सिस्टोस्कोप के थ्रू से अप्रोच करेंगे ब्लैडर को। सेकंड है सुप्राप्यूबिक ओपन सिस्टोलिथोटोमी यानी ओपन सर्जरी करेंगे। थर्ड मेथड है सुप्राप्यूबिक परक्यूटेनियस लिथोलेपैक्सी। इस मेथड को अलग से समझने की जरूरत नहीं है, ऑलरेडी मैंने एक्सप्लेन कर लिया। इसके लिए अलग अलग इविकेटर्स का इस्तेमाल किया जाता है, उसको समझने की जरूरत नहीं है। कॉन्ट्रा इंडिकेशंस की हम बात करें सिस्टोस्कोपिक लिथोलेपैक्सी की, तो लार्ज स्टोन है तो हम नहीं कर सकते, स्मॉल स्टोन है तो हम प्रोसीजर नहीं कर सकते, टू सॉफ्ट स्टोन है उसमें हम सिस्टोस्कोपिक लिथोलेपैक्सी नहीं कर सकते, ज़्यादा स्टोन है तब नहीं कर सकते, स्टोन इन ब्लाडर या डायवर्टिकुला के अंदर है तो ये प्रोसीजर नहीं कर सकते, ब्लाडर ट्यूमर है तब ये प्रोसीजर नहीं कर सकते, कॉन्ट्रैक्टेड ब्लाडर है तब हम प्रोसीजर नहीं कर सकते, पेशेंट जिसकी एज लेस देन 10 ईयर्स है वहाँ नहीं करेंगे, जनरल कंडीशन पेशेंट की पुअर है तो वहाँ नहीं करेंगे क्योंकि इसमें ड्यूरेशन ज़्यादा लगता है इस प्रोसीजर में, और ये बेहतर यही होता है कि हम ऐसी कंडीशन में ओपन रिमूवल करें। तो कॉन्ट्रा इंडिकेशंस की हम बात करें, सिस्टोस्कोपिक लिथोलेपैक्सी के लिए कौन कौन सी कंडीशन है जिसमें ये प्रोसीजर नहीं करेंगे। नेक्स्ट हम बात करेंगे सुप्राप्यूबिक सिस्टोलिथोटोमी। तो ऑलरेडी हमने इस प्रोसीजर को एक्सप्लेन कर दिया है। इसकी हम बात करेंगे किस इंसिजन के थ्रू करते हैं, तो एक फेनेस्ट्रियल इंसिजन देते हैं, यानी यहाँ हम हॉरिजेंटल इंसिजन देंगे प्यूबिक एरिया के अंदर, प्यूबिक सिम्फाइसिस है उससे 4 सेंटीमीटर एबव हम इंसिजन देते हैं, तो ये फेनेस्ट्रियल इंसिजन कहलाता है। वहाँ से ब्लैडर को अप्रोच करेंगे। ब्लैडर से अप्रोच करने की कंडीशन क्या हो सकती है, स्किन को आपने कट किया, फिर उसके सबक्यूटेनियस टिश्यू को कट किया, उसके बाद मसल्स की लेयर आएगी जिसको डिट्रोसिस मसल कहते हैं, उसको हम उसके फाइबर्स के अलोंग कट करेंगे, ठीक है। उसके बाद ब्लैडर को ओपन करेंगे। ब्लैडर को ओपन करने का आइडेंटिफिकेशन मैंने बता दिया कि पहले हम निडल से एस्पिरेट करते हैं, यूरिन अगर प्रेजेंट है तो एस्पिरेट होगा, फिर स्टेज सूचर ले लेंगे। स्टेज सूचर लेने के बाद हम क्या करेंगे, यहाँ ब्लैडर को ओपन करेंगे, स्टोन को रिमूव करेंगे। उसके बाद सब्सिक्वेंटली हम जब क्लोजर कर रहे होते हैं उस दौरान मेलिकोट कैथेटर वहाँ डाल देते हैं, फोलिस कैथेटर की तरह एक कैथेटर है जिसको बोलते हैं मेलिकोट कैथेटर, वो डालेंगे और ऊंड को क्लोज कर देते हैं। ऊंड को क्लोज क्यों करेंगे, इसके पीछे रीज़न यही है, ऊंड क्लोजर हमारा होगा, यहाँ कैथेटर क्यों डाल रहे हैं कि पॉसिबिलिटी किसकी बढ़ जाती है, पॉसिबिलिटी एक्स्ट्रा विसेशन ऑफ यूरिन की बढ़ जाती है। तो ड्यूरिंग हीलिंग ड्यूरेशन यानी हीलिंग के दौरान वहाँ से एक्स्ट्रा विसेशन ना हो, यूरिन एबनॉर्मली वहाँ स्टेसिस ना हो उसको ओवरकम करने के लिए हम एक कैथेटर वहाँ इंसर्ट करके छोड़ देते हैं। तो जैसे जैसे ऊंड हील होगा, वहाँ ऊंड अगर हील हो जाता है तो फाइनली आप कैथेटर को रिमूव कर देंगे। तो इस प्रोसीजर को दोबारा से इस इमेज की मदद से समझने की कोशिश करते हैं, यानी जो ओपन प्रोसीजर है जिसको हम कह रहे थे सुप्राप्यूबिक सिस्टोलिथोटोमी, यानी ये प्रोसीजर हम कैसे करते हैं, प्यूबिक एरिया के अंदर इंसिजन देंगे। उसके बाद जैसे जब हमने डिस्कस किया था कि लेयर बाय लेयर हमारा डायसेक्शन होगा, ब्लैडर को अप्रोच करेंगे, ब्लैडर को अप्रोच करने के बाद 2 स्टेज सूचर ले लेते हैं, उसके बीच में हम इंसिजन देते हैं। उसके बाद हम ब्लैडर को एक्सप्लोर करेंगे, यूरिन को इवैक्यूएट करेंगे। इवैक्यूएट करने के बाद जो स्टोन होल्डिंग फॉर्सेप है उसकी मदद से स्टोन को होल्ड करेंगे, रिमूव करेंगे और दोबारा से हमारा क्लोजर होगा। क्लोजर के दौरान हम वहाँ चाहें तो ड्रेन प्लेसमेंट कर सकते हैं। ये ड्रेन है जो बेसिकली हम प्लेस करते हैं, ये जो सक्शन ड्रेन है इसको प्लेस करने के लिए इस निडल का इस्तेमाल करते हैं, इसको बोलते हैं शार्प एंड है जिसकी मदद से स्किन को हम पियर्स करते हैं। एक एंड इसका जिस कैविटी के अंदर आप प्लेस करना चाह रहे हैं वहाँ रहेगा, दूसरा एंड हम उसको अटैच कर, सक्शन ड्रेन जो रूमोबैक ड्रेन इसको बोलते हैं, सक्शन ड्रेन से अटैच कर सकते हैं या सिंपली आप चाहें तो बैग से अटैच कर सकते हैं। मेजोरिटी दी कंडीशन में जहां आप चाहते हैं कि नेगेटिव प्रेशर क्रिएट हो जिसकी वजह से टोटल क्लियरेंस हो, ऐसी कंडीशन में हम रूमोबैक ड्रेन इस्तेमाल करते हैं। इसको इस्तेमाल करने का तरीका ये है कि ये डिफ्लेट और इनफ्लेट हो सकता है। तो सबसे पहले जब भी हम इस ड्रेन को अटैच करेंगे हम क्या करेंगे, डिफ्लेट करेंगे। डिफ्लेट करने के बाद इस ट्यूब के साथ कनेक्ट करेंगे। तो जैसे जैसे ये बैग इन्फ्लेट होगा, इन्फ्लेट होने की कंडीशन में नेगेटिव प्रेशर क्रिएट होगा, इस पॉजिटिव प्रेशर क्रिएट होगा। पॉजिटिव प्रेशर क्रिएट होने के वजह से जो भी अकुमुलेशन होगा वो इस ड्रेनेज बैग के अंदर आ जाता है। विद द टाइम हम जब ये टोटली इन्फ्लेट हो जाता है तो इसी कंडीशन में इसको डिटैच करते हैं, उसको एम्प्टी करते हैं और दोबारा से डिफ्लेटेड पोजीशन में इसको हम अटैच करेंगे। तो ये इस वजह से है कि ये बाहर से प्रेशर लग रहा है जिसके वजह से कोई भी कलेक्शन अगर होगा वो इस ड्रेनेज बैग के अंदर आ जाएगा। इसको बोलते हैं रूमो बैग या वैक्यूम बैग बोलते हैं, इसको वैक्यूम ड्रेन बोलते हैं इसको, ठीक है।
परक्यूटेनियस लिथोटोमी का प्रोसीजर मैंने बता दिया है, उसको दोबारा से बताने की जरूरत नहीं है, क्लास यहीं तक, नेक्स्ट क्लास में कुछ और डिस्कस करें।